हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट सितंबर 2023 के लिए पेपर 2 सामाजिक विज्ञान के लिए दोस्तों मैराथन क्लास करने वाले हैं। और इस मैराथन क्लास में दोस्तों हम क्लास 8th की पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और ये यूटेट सितंबर 2023 के लिए दोस्तों मैराथन क्लास 3 रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में कब शामिल किया। तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया 1932, 1934, 1936 और 1938। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा 1934 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान सभा के गठन कब किया गया। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या होता है, आज़ाद होता है। और 26 जनवरी 1950 को दोस्तों हमारा संविधान लागू होता है। और 26 नवंबर 1949 को दोस्तों हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान सभा, यहाँ पे दोस्तों भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को ही दोस्तों भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो किसे चुना गया था, तो दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो दोस्तों आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और उन्हें कब चुना गया था दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की 11 दिसंबर 1946, तो दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के दोस्तों स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगला जो दोस्तों ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946। तो दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संविधान सभा में क्या लाते हैं दोस्तों, उद्देश्य का प्रस्ताव को पेश करते हैं। ठीक है, और उस उद्देश्य का प्रस्ताव या को दोस्तों 22 जनवरी 1947 को दोस्तों सर्वसहमति के द्वारा स्वीकार किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, नेपाल कब एक लोकतांत्रिक देश बना। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों 2008 में नेपाल क्या बनता है, एक लोकतांत्रिक देश बनता है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं 2015, तो दोस्तों 2015 में नेपाल एक नया संविधान को अपनाता है। ठीक है, अपने लिए एक नया संविधान अपनाता है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेपाल में उससे पहले भी संविधान था, 1990 में एक संविधान बनाया गया था। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं 2008 से पहले नेपाल एक राजतंत्र देश था। ठीक है, नेपाल में क्या था, राजतंत्र था। तो जो 1990 में जो दोस्तों संविधान बना था, तो उसमें राजा के लिए क्या है, ज़्यादा शक्तियाँ थी। तो इसीलिए दोस्तों नेपाल 2015 में एक अपने लिए नया संविधान को अपनाता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, लोकतांत्रिक समाजों में प्राय ऐसे नियम तय कौन करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। हमें ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संविधान या सभी असत्य। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे सत्ता के दुरुपयोग के लिए कौन रोक लगा सकता है दोस्तों, संविधान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 14, तो दोस्तों अनुच्छेद 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता की बात करता है कि विधि का मतलब कानून के लिए क्या है, सभी नागरिक एक समान है। और अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 16, तो दोस्तों लोक नियोजन। ठीक है, और अगर हम बात करें अनुच्छेद 17, तो दोस्तों छुआछूत।
ठीक है। अस्पृश्यता का अंत का उन्मूलन का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, उपाधियों के अंत का वर्णन कौन से संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 18। और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 24 की, तो दोस्तों अनुच्छेद 24 में क्या है, जो बाल श्रम कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप क्या है जोखिम भरे कार्यों को नहीं करा सकते हैं, इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद, तो दोस्तों अनुच्छेद 24 में किया गया। और अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 32, तो दोस्तों अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और अनुच्छेद 32 को ही दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं साथियों, भीमराव अंबेडकर ने क्या है संविधान की आत्मा भी कहा है। किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा भी कहा है। और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 20, तो दोस्तों अनुच्छेद 20 में जो अपराधों में क्या है, जो दोस्तों सजा है, सजा के संबंध में क्या संरक्षण की बात कही है। कौन से, अनुच्छेद 20 में जो अपराध करते हैं, जो अपराधी होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो सजा दी जाती है, सजा के संबंध में संरक्षण की बात कौन करता है, अनुच्छेद 20। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जो दोस्तों ये सारे के सारे अनुच्छेद है, इन्हीं अनुच्छेदों से आपको क्या है कल के पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान के जनक, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के जनक किन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग, तो दोस्तों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये क्या है सरकार के 3 अंग है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं विधायिका का क्या काम होता है, तो दोस्तों विधायिका क्या करती है, नियम कानून को बनाने का कार्य कौन करती है, विधायिका। और कार्यपालिका का क्या काम होता है दोस्तों, उन नियम कानूनों को लागू करवाना कार्यपालिका का काम होता है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों न्यायपालिका, तो न्यायपालिका उन कानूनों की क्या करती है साथियों, समीक्षा करती है कि ये कानून सही भी बने हैं या नहीं बने हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो दोस्तों उस समय अधिकार कितने थे, हमारे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कितने थे, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। उस समय कितने, 7 मौलिक अधिकार थे। और वर्तमान में दोस्तों अगर हम अधिकारों की बात करते हैं तो वर्तमान में दोस्तों 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, और कौन से अधिकार को हटाया गया, तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। और कब हटाया गया, तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों से हटाया गया। तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे क्या है मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकारों में रखा गया। और कौन से अधिकारों में रखा है, कौन से अनुच्छेद में रखा है, तो दोस्तों 300A में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 21, तो दोस्तों अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 21 में किया गया है। और इसी को दोस्तों जीवन जीने का अधिकार भी कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 21। और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 का क, तो दोस्तों यहाँ पर किसके, शिक्षा के अधिकार की बात की गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 22, तो दोस्तों अनुच्छेद 22 के लिए एक नीचे एक प्रश्न आने वाला है, उसको हम उस प्रश्न में बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, और अगर दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, अनुच्छेद 25, तो दोस्तों अनुच्छेद 25 में ही धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कौन से आम चुनाव में
ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार पूरे देश में इस्तेमाल किया गया? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 2004 में। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, संसद के कितने अंग हैं? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं संसद के कितने अंग हैं, तो दोस्तों संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से 3 अंग हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों संसद के कितने 3 अंग है। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के 3 अंग है। ठीक है, और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो दोस्तों सदन कितने हैं? 2 है। संसद के सदन कितने हैं? 2 है दोस्तों। एक हो जाएगा लोकसभा और दूसरा हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा। ठीक है, फिर दोस्तों आपको प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो दोस्तों राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से भी दोस्तों प्रश्न बनता है कि संविधान जो संसद है, संसद के कौन से सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो दोस्तों राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन कहा जाता है। और फिर एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि संविधान जो संसद है, संसद के कौन से सदन को दोस्तों लोकप्रिय सदन कहा जाता है? तो दोस्तों लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके सदस्यों का जो दोस्तों चुनाव है वो सीधा प्रत्यक्ष रूप से कौन करती है? जनता करती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है साथियों कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव कौन से नंबर का लोकसभा चुनाव होगा? जो दोस्तों 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो वो कौन से नंबर का लोकसभा चुनाव होगा? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो 2019 में जो दोस्तों लोकसभा का चुनाव हुआ था वो 17वें नंबर का लोकसभा चुनाव था। ठीक है, या आपको हो सकता है इस प्रकार से पूछा जाए कि जो 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ वो कौन से नंबर का था? तो 2019 का था तो वो 17वें नंबर का था, और जो दोस्तों 2024 में होने वाला है तो वो 18वें नंबर का लोकसभा चुनाव होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति की कितनी सीटें आरक्षित है? ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति के लिए और वो भी किस में? लोकसभा में, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा 84 सीटें आरक्षित है। और वहीं पे दोस्तों एससी के लिए तो कितनी सीटें हैं? एससी के लिए हो जाएगी दोस्तों कितना? एससी के लिए 84 सीटें। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए दोस्तों कितनी सीटें आरक्षित है? 47 सीटें आरक्षित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर, तो दोस्तों इन 2 प्रश्नों में से हो सकता है आपको कल एक प्रश्न देखने के लिए मिल जाए पेपर में। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? हो सकता है प्रश्न आपको यहाँ से पूछें, हो सकता है प्रश्न आपको इससे पूछें। ठीक है, हो सकता है आपको प्रश्न इससे पूछ दिया जाए या इससे पूछ दिया जाए। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की कि उत्तराखंड में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों कितनी सीटें आरक्षित है, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सही उत्तर ए, सही उत्तर हो जाएगा 2 सीटें आरक्षित है। कौन कौन सी है? तो दोस्तों एक चक्राता से है। ठीक है, देहरादून के अंतर्गत दोस्तों चक्राता आता है, चक्राता से है, और दूसरी दोस्तों उधम सिंह नगर से नानकमत्ता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, ये तो होगी एसटी के लिए सीट है। अगला पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए 13 सीटें आरक्षित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। रॉलट एक्ट कब लागू किया गया? तो दोस्तों रॉलट एक्ट कब लागू किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा 10 मार्च 1919 को रॉलट एक्ट लागू किया गया। और इसके विरोध में दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जलियांवाला बाग में लोग क्या है एक सभा के रूप में क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं। इसके विरोध में एक क्या है सभा का आयोजन करते हैं 13 दिसंबर 1946 को। 1946 नहीं दोस्तों 1919 को। इसके लिए दोस्तों जो जनरल डायर है ब्रिटिश फौजी, तो वो क्या करता है
जो जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग के गेट को बंद करने के लिए आदेश देता है, और जो उसमें जलियांवाला बाग में जितने भी लोग हैं उन पर क्या है, फायरिंग करने के आदेश देता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो 13 अप्रैल 1919। ठीक है, और वहीं पर दोस्तों जो रोलर एक्ट है, रोलर एक्ट को ही दोस्तों महात्मा गांधी जी काला कानून कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी जी ने कौन से कानून को क्या है, काला कानून कहा है, तो रोलर एक्ट को ही दोस्तों महात्मा गांधी जी काला कानून भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19 कि घरेलू हिंसा कानून कब बना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा 2005 में बना। ठीक है, और अगला प्रश्न दोस्तों आपको इससे आ जाता है कि हिंदू अधिनियम 2006 किससे संबंधित है। तो दोस्तों हिंदू अधिनियम 2006 किससे संबंधित है, तो दोस्तों पिता की मृत्यु के बाद जो जमीन है, जमीन बेटों, बेटियों और मां में वो क्या है, बराबर हिस्से में बटेगी। जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो पिता की मृत्यु के बाद जमीन का बंटवारा बेटों, बेटियों और मां में क्या है, बराबर हिस्से में होगा। इससे संबंधित दोस्तों हिंदू अधिनियम 2006 है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, न्यायिक समीक्षा का अधिकार निम्न में से किसके पास होता है। हमें ऑप्शन दिया गया है, राष्ट्रपति के पास होता है, या प्रधानमंत्री के पास होता है, या न्यायपालिका के पास होता है, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसके पास होता है, तो दोस्तों किसके पास होता है, न्यायपालिका के पास होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न सीटेट में भी पूछा गया है। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका का आकार किस प्रकार का है, पिरामिड आकार का है, या त्रिभुज आकार का है, या आयताकार का है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा कि जो भारत के संविधान के जो भारत की न्यायपालिका है, न्यायपालिका का आकार कैसे दोस्तों, पिरामिड आकार का है। और दोस्तों आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे होंगे, ये आपको त्रिभुज आकार लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये देखिए अलग कॉलम में बताया गया है कि सबसे पहले क्या है, निचली अदालतें होती है, और उसके बाद दोस्तों उच्च न्यायालय होते हैं, और उसके बाद क्या होता है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, जिसे उच्चतम न्यायालय कहा जाता है या सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको प्रश्न बन सकता है कि जो भारत की न्यायपालिका है, न्यायपालिका का आकार किस प्रकार का है, तो पिरामिड आकार का है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, हो सकता है कि आपको ये प्रश्न कल पेपर में देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया है कि 1862। तो दोस्तों 1862 में ही क्या है, उच्च न्यायालय, उच्चतम नहीं दोस्तों, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और कौन कौन से 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई दोस्तों 1962 में, तो दोस्तों 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1962 में। और कौन कौन से, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। दोस्तों 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1962 में। ठीक है, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, चोरी दहेज औरतों को तंग करना। औरतों को तंग करने का मतलब है दोस्तों, जैसे लड़के गेट में, जैसे स्कूल के गेट में या कॉलेज के गेट में या कहीं पर भी खड़े रहते हैं और लड़कियों को घूरते रहते हैं या परेशान करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार या हत्या करना किस प्रकार के अपराध माना गया है। जैसे चोरी करना, दहेज और लड़कियों को छेड़ना या औरतों को तंग करना या हत्या करना, ये किस प्रकार के अपराधों में इन्हें रखा गया है। फौजदारी कानून में रखा गया है, या दीवानी कानून में रखा गया है, या उपरोक्त दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं चोरी, दहेज और औरतों को तंग करना या हत्या, तो इनको किस कानून में रखा गया है, फौजदारी कानूनों में रखा गया है। तो दोस्तों अगर आप क्या है, दोषी पाए जाते हैं इन सब में, तो आपको क्या है, इसकी सजा दी जाती है। और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं दीवानी कानून कि दीवानी कानून के अंतर्गत कौन कौन से अपराध रखे जाते हैं, तो जैसे दोस्तों जमीन की बिक्री जैसे दोस्तों जमीन की बिक्री हो गया, या चीज़ों की बिक्री हो गया, चीज़ों की खरीदारी हो गया, या तलाक जैसे
जो दोस्तों अपराध है इनको किस में रखा गया है, दीवानी कानून। और जैसे दोस्तों घर में पति और पत्नी का क्या है, झगड़ा हो रहा है, उसको भी इसी में रखा गया है, दीवानी कानून में रखा गया है। तो दोस्तों अगर जो घर में पति और पत्नी के बीच क्या होते हैं, झगड़े होते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े होते हैं, अगर उसको फौजदारी कानून के अंतर्गत रखा जाता तो दोस्तों आज तक मतलब 70 से 75% जो दोस्तों पति है वो आज जेल में होते हैं, ठीक है। लेकिन जो दीवानी कानून है तो दोस्तों दीवानी कानून के अंतर्गत क्या है, इसमें सज़ा नहीं दी जाती है। जिस प्रकार से इसमें सजा दी जाती है, इसमें क्या किया जाता है, जैसे दोस्तों मान लो कि एक मकान मालिक और किराएदार के बीच क्या होता है, विवाद होता है। तो जो न्यायालय है, न्यायालय क्या करता है, दोनों के बीच बात को सुनता है और उसके बाद वो क्या कहता है कि जो जितना भी भुगतान देना है किराएदार को, वो भुगतान उतना क्या करेगा, उसका भुगतान करेगा मकान मालिक को, और फिर वो क्या करेगा, कमरे को छोड़ेगा। इसमें क्या है, सजा नहीं दी जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं फौजदारी कानून में, तो दोस्तों फौजदारी कानून में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसकी सजा दी जाती है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगर हमने बात करी कि जैसे चोरी, दहेज और औरतों को तंग करना या लड़कियों को छेड़ना, तो ये सारे किस में आते हैं, फौजदारी कानून के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, संविधान के अनुच्छेद 22। तो दोस्तों एक संविधान का अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में मान लो कि जो संविधान का अनुच्छेद 22 है जो अपराध के संबंध में है, और साथ में जो फौजदारी कानून मतलब जो अपराधी पाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इनके गिरफ्तार व्यक्ति को निम्न में से कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं, कि मान लो भाई कोई गिरफ्तार हो रहा है और किसी ने अपराध किया है तो उसको कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों पहला है गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार कि गिरफ्तार किस कारण किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को क्या है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे ये पूरा पूरा जानने का अधिकार है कि उसे किस संबंध में या किस कारण क्या है, गिरफ्तार किया जा रहा है। और सेकंड है दोस्तों कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार, कि अगर आपको क्या गिरफ्तार किया जाता है या अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर क्या है, पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, ठीक है। ये अधिकार है एक अपराधी के लिए, ठीक है। और अगला है दोस्तों कि गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। तो दोस्तों जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास ये पूरा पूरा अधिकार होता है कि एक तो उसके साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए और साथ में किसी भी प्रकार की यातना ना दी जाए, ठीक है। ये उसका क्या होता है, अधिकार होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, हमें सत्य कथन का चुनाव करना है, चुनना है। तो दोस्तों मूल निवासी, आदिवासियों को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, मूल निवासी कहा जाता है। और यो ऐसा समुदाय है जो जंगल के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। जो दोस्तों जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, तो ये क्या है, जिस दशा में वो पहले थे तो आज भी उसी उसमें रह रहे हैं, स्थिति में रह रहे हैं, तो उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है, आदिवासी कहा जाता है। और तीसरा है कि भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत में कितने % आदिवासी लोग हैं, तो कितने, 8% लोग हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उपरोक्त तो सभी कथन क्या है, सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कौन सी जातियों से संबंधित है। तो दोस्तों पिछले बार की पेपर में ये प्रश्न भी पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और दोनों, मतलब ए और बी, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन या दोनों असत्य। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा कि पहला और दूसरा सही है, कि अत्याचार निवारण अधिनियम कौन से जातियों, तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों से संबंधित है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27,
अनुच्छेद 24 में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि अनुच्छेद 24 में दोस्तों किसका वर्णन है? बाल श्रम का अधिकार की 14 वर्ष से कम बच्चों से दोस्तों क्या है, जोखिम भरे कार्य नहीं कराए जाएंगे, और अगर कराए जाते हैं या किसी होटल या कंपनी या किसी कारखाने में इस प्रकार से क्या है काम करते हुए पाया जाता है, तो मालिक के खिलाफ क्या है दोस्तों, क्या किया जा सकता है दोस्तों, वो अपराधी होगा उस बात का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला तो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 28। तो दोस्तों ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न को करने से पहले अगर आप हमारे साथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में एक कॉमेंट जरूर करना है कि आपको इस क्लास से कितनी हेल्प हुई। ठीक है, और इस क्लास के बाद दोस्तों हम जल्दी ही इसके बाद तुरंत बाद एक ज्योग्राफी से दोस्तों एक मैराथन क्लास करने वाले हैं, क्लास 8th की ज्योग्राफी से दोस्तों मैराथन क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए तो उसके लिए आप चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 28 है कि स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन जीने के मौलिक अधिकार का हिस्सा है से संबंधित कौन सा वाद है? तो दोस्तों जो ये नीचे 4 वाद दिए गए हैं, हो सकता है 90% चांस है दोस्तों यहाँ इन चारों ऑप्शनों से एक प्रश्न आने के। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों ये चारों के चारों ऑप्शन, इसलिए इनको जरा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन जीने के मौलिक अधिकार का हिस्सा है, ये कौन से वाद में इस प्रकार की बात की है? तो दोस्तों पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्यवाद 1991 में इस प्रकार की बात की गई है कि स्वस्थ पर्यावरण क्या है, हमारे जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, और बढ़ते हैं दोस्तों अगले ऑप्शन की ओर, और अगर हम बात करते हैं दोस्तों पश्चिम बंग मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद 1996, तो इसमें क्या बात की गई थी दोस्तों? तो इसमें बात बताई गई थी कि सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य की रूपरेखा तैयार करें। सरकार को क्या करना है, प्राथमिक स्वास्थ्य की रूपरेखा को तैयार करना है। तो ये कौन से बाद में बात कही गई है? तो पश्चिम बंग मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद 1996। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले ऑप्शन की ओर। अगला जो दोस्तों ऑप्शन है आल्गा टेलिस बनाम मुंबई राज्य नगर निगम वाद 1985। तो दोस्तों इसमें बात की गई थी कि आजीविका का अधिकार, कि आपका क्या आजीविका का अधिकार है और इसको क्या जीवन जीने के अधिकार माना गया है। ठीक है, और अगर दोस्तों हम बात करते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, तो दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें क्या बात की गई है? तो इसमें बात बताई गई कि संविधान के मूलभूत ढांचे के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना किया जाए। अगर क्या है संविधान में संशोधन किया जा रहा है, ठीक है, या संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया जा रहा है, तो उसके मूल ढांचे में क्या है, कोई छेड़छाड़ ना की जाए। ठीक है, ऐसी बात कौन सी उसमें की गई है? तो दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, और ये 2 से 3 बार यूटेट में पूछा गया प्रश्न है, हो सकता है इस बार भी पूछ दिया जाए। और अगला प्रश्न दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन हुआ है? तो दोस्तों भारत के संविधान में अभी तक 1 बार संशोधन हुआ है। और कब संशोधन हुआ है? तो दोस्तों उसमें कब संशोधन हुआ है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों 1 बार क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। तो दोस्तों ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पहले। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और साथ में एक कमेंट करके जरूर बताना है आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं जल्दी ही अगले ज्योग्राफी के मैराथन क्लास में।